31 सितंबर को सूर्य ग्रहण है। अब आपके मन में ऐसे में बहुत सारे सवाल होंगे सूर्य ग्रहण को लेकर कि आखिर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नियम जो होंगे किस तरीके से होंगे, लेकिन साथ साथ जरूरी ये है कि विज्ञान सूर्य ग्रहण को किस तरीके से देखता है, तो वही आज हम समझेंगे। और डॉक्टर बीके त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि साइंटिस्ट हैं विज्ञान प्रसार से। सब पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। शुक्रिया शिवानी, सबसे पहला सवाल जी, सबसे पहला सवाल देखिए, आपको बुलाना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि विज्ञान की दृष्टि से भी हम सूर्य ग्रहण को समझना चाहेंगे। और लोग बड़े डरे रहते हैं, ग्रहण है, ग्रहण लग रहा है, क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, क्या डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये शायद एक बहुत पहले की बात हो सकती है जब हमको इसका विज्ञान नहीं पता था। हालांकि हमने गणना तो कर ली थी कि कब होगा सूर्य ग्रहण, लेकिन उसका जो वैज्ञानिक कारण है वो शायद नहीं पता था। उस वक्त की बात है जब ये सारी परंपराएं और जो डर है वो सब, लेकिन हमने विज्ञान समझ लिया। 6वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने ये बता दिया था कि भाई जब सूरज और चंद्रमा और कहें कि पृथ्वी की ये छायाओं का खेल है, अगर चंद्रमा जो है सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है जी। और अगर पृथ्वी बीच में आ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है। तो ये उस आर्यभट्ट ने बता दिया था 6वीं शताब्दी में। उससे पहले जो था हमें उतना ज्ञात नहीं था, तो साइंस भी पता लग गई थी, लेकिन जो समाज में उस वक़्त भी जो डर था या जो भ्रांतियाँ थी वो तब से अभी तक चली आ रही हैं। उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। और अगर देखा जाए तो ये जैसे उन्होंने कहा था कि ये छायाओं का खेल है, कि यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है, मैं उसके आगे एक बल्ब के आगे मैं एक ऐसा कहूँ कि एक ऑब्जेक्ट लगा दूँ कि रोशनी आप तक ना पहुँचे कुछ देर तक, वो ग्रहण है। बट क्या उससे आपको डरना चाहिए? आप खुद ही सोचिए कि उससे जो लाइट है, रात में भी जब आप सोते हैं तो सूरज की रोशनी डायरेक्टली आपके पास नहीं आ रही, और ग्रहण की, सूर्य ग्रहण की जो मैक्सिमम अवधि है वो 7 मिनट तक हो सकती है। अभी याद हो कि कुछ पहले अभी कुछ दिन पहले सूर्य ग्रहण जब लगा था, भारत से तो दिखाई नहीं दिया था, अमेरिका और वो जो बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ देखा था। उसका 6 मिनट और 1 सेकंड का ड्यूरेशन था। वो शताब्दी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण था। और एक ऐसी कहें कि वैज्ञानिकों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, क्योंकि सूरज का जो क्रोमोस्फीयर है, जिसको हम आभा मंडल कहते हैं, उसको स्टडी करने के लिए ग्रहण का, जब ग्रहण होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, तब जो एक वो मौका मिलता है। आपने देखा होगा ना कि जो जितने भी महापुरुष हैं, जैसे कि आपने गौतम बुद्ध का देखा होगा या नानक जी का देखा होगा, उनके पीछे एक आभा मंडल रहता है। तो वो आभा मंडल का नज़रिया, कहें कि आइडिया, किसी आर्टिस्ट को वही सूरज के उस आभा मंडल को देख के आया होगा जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। तो वो जो क्रोमा, वो जो आभा मंडल बनता है, उसको स्टडी करने के लिए वो बेस्ट टाइम होता है। हालांकि आज की तारीख में अगर हम अब देखें कि हमारा आदित्य गया है और अमेरिका का भी है वहाँ पे उस तरीके का सेटेलाइट, हम एक सूरज के वो चीज़ों को आज एक आर्टिफिशियल ग्रहण लगा के भी, सूरज को ढक के भी वो चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। तो आज हमने इतनी तरक्की कर ली है। तो ये चीज़ को, जो छायाएं हैं, कुछ देर के लिए कहें कि उस एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्टिव से ऑब्स्ट्रैक्ट कर रही है, हमारे पास लाइट नहीं पहुंच रही, और वो कुछ ही देर की बात है। तो महाभारत में अगर वो जिक्र सुना होगा कि अर्जुन की प्रतिज्ञा, जिसमें उसने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा करी थी कि सूरज अस्त होने से पहले मैं उसका वध कर दूंगा, और नहीं है तो मैं अपने आप को जला लूँगा। और लेकिन अब उसको किस एक चमत्कारिक तरीके से हमें बताया जाता है कि लॉर्ड कृष्णा ने सूरज को कुछ देर के लिए छुपा दिया था। ऐसा नहीं, उनको पता था कि ये सूर्य ग्रहण होगा उस वक़्त, और सूरज जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, सूरज बिल्कुल छिप जाएगा, और उतनी देर में वो बाहर आ गया जहाँ छुपा हुआ था, और सूरज फिर निकल आया। तो ये हमें महाभारत के काल की गणना का भी मौका एक देता है कि वो कब उस तरीके का पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ था, उसकी अवधि क्या थी, 7 मिनट रही होगी या उससे कम थी। तो हम महाभारत के काल की सही गणना भी कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास इतने सॉफ्टवेयर है कि बहुत आगे का और बहुत पीछे के जो सूर्य ग्रहण हुए हैं, नक्षत्रों की
उन स्थिति को देख के वो हम पता लगा सकते हैं। तो ये चीज़ को जो ग्रहण के साथ जो मिथ और सुपरस्टिशन जुड़े हुए थे वो इसीलिए थे कि सूरज अगर अचानक गायब हो जाता है तो देखिए कि तो पूरा मन में एक डर होगा और क्योंकि हमारे आसपास का माहौल टेम्परेचर कम हो जाता है और जो हवा जैसे है कि हवा की जो परतें हैं उनके टेम्परेचर में फ़र्क आ जाता है, तो हम नीचे देखते हैं कि शैडो वेव्स हमें दिखती हैं। तो एक वो जैसे लगता है ना कि कोई मुसीबत आने वाली है। और दूसरा फिर एनिमल बिहेवियर, जानवरों का जो व्यवहार है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे अभी उनकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो अभी कह रही है कि अभी सूरज तो नहीं होगा, अभी टाइम है ना, लेकिन अंधेरा जो वातावरण है वो ऐसा हो रहा है। तो एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अगर जानवरों में होता है तो आदमियों में भी होता है, मनुष्यों में भी होता है। लेकिन अगर हमें ये पता है कि ये कुछ ही देर का है और कुछ देर बाद फिर सामान्य हो जाएगा तो हमें घबराना नहीं चाहिए, इसका कोई क्या बुरा असर नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो उस वक़्त कुछ किरणें सूरज की अलग निकलती हैं, ये भी मिथ है क्योंकि सूरज पृथ्वी से बहुत दूर है, चंद्रमा तो बहुत पास है और जो लाइट रुक रही है वो चंद्रमा की वजह से रुक रही है। तो रेस तो फिर भी आ ही रही है ना, यानी जो रेज हर दिन निकल रही सूर्य से वही है। और देखिए बोलते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। ये ऊर्जा जो है, ऊर्जा तो ऊर्जा है, उसमें नकारात्मक और सकारात्मक, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी, ये भी एक कहें कि मतलब मिसकंसेप्शन है। साइंस में ऊर्जा की जो डेफिनेशन है वो सेम है, वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं है, ना अभी तक उसका पता लगा कि कोई नेगेटिव एनर्जी भी होती है। तो इस केस में मुझे लगता है कि ये सूरज के नज़ारे को हमेशा देखना चाहिए। एक बहुत जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो काफ़ी सारी उसमें सीक्वेंस बनती हैं। पहला कांटेक्ट हुआ, फिर जब टोटलिटी का टाइम आता है, टोटलिटी में हम आभा मंडल हमें दिखता है, फिर डायमंड रिंग बनती है, फिर 42 बीड्स होती हैं और फिर जिस तरीके से सूरज ढका था फिर वापस चले जाता है। तो अभी जो हो रहा है सूर्य ग्रहण 21 तारीख को, पहली बात वो कि भारतवर्ष से दिखाई नहीं देगा, यानी हम लोग नहीं देख सकते, हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे रात होगी और ये उसी टाइम हो रहा है जब हमने चंद्रग्रहण देखा था, लगभग उसी वक्त। ये बड़ा रात के वक्त हो रहा है, 1 घंटे का कुछ मिनट्स का फर्क है, ज़्यादा नहीं। तो बट सूरज ग्रहण जैसे मैंने कहा कि उसकी अवधि हमेशा 7 मिनट मैक्सिमम हो सकती है। सर ये टाइम भी मैं समझना चाह रही थी, आपने कहा कि इससे पहले जो सूर्य ग्रहण देखा गया था अमेरिका वगैरह से, उसकी कुछ टाइमिंग सबसे लंबी थी 7-8 मिनट, 6 मिनट और 1 सेकेंड लगभग। ये टाइमिंग कैसे डिसाइड होता है, मतलब कैसे पता चलता है, रोटेशन की वजह से? हाँ, इसमें ऐसा है कि मतलब जितना पृथ्वी जो है, चंद्रमा जो है पृथ्वी के नज़दीक होगा उसका आकार बड़ा होगा। सूरज को जो वो मतलब ढकने की जो अवधि है, उसको जो ऐसे उसके बाहर से ऐसे गुजरने का जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा क्योंकि वो चंद्रमा काफ़ी नज़दीक है। तो जितना दूर होगा वो छोटा होगा, तो छोटा दिखाई देगा तो वैसे आराम से निकल जाएगा। तो कुछ सेकंड से लेके अवधि जो है 7 मिनट तक हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक है या उससे दूर है, क्योंकि जो चंद्रमा की परिधि है, मतलब पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, और वो दोनों की जो वो है क्या बोलते हैं कक्षा है वो बिल्कुल गोलाकार नहीं है, वो अंडाकार है। तो उसमें 2 फोकस होते हैं, हाँ, ओवल शेप जिसको हम कहते हैं। तो क्या होता है कि वो कभी तो पृथ्वी के बहुत नज़दीक होता है जब हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, जिसको सुपर मून हम कहते हैं, क्योंकि इस बार जो ग्रहण लगा था, चंद्र ग्रहण जो हमने पहले देखा था, वो क्या कहेंगे कि वो सुपर मून ही था, मतलब सुपर मून के नज़दीक था, बिल्कुल तो नहीं था, रेड मून जिसको हमने कहा। तो अभी क्या है कि अभी क्योंकि 15 दिन हुए तो ज़्यादा हालात चेंज नहीं हुए, बट ये है कि पृथ्वी चंद्रमा जो है अब पृथ्वी और सूरज के बीच में आ गया, पहले उल्टा था, ठीक है ना। और ये एक बड़ा जो कहें कि कोइंसिडेंट है वो ये कि कई बारी क्या होता है कि सूर्य ग्रहण होने के बाद अक्सर चंद्र ग्रहण होता है, बट या फिर कभी चंद्र ग्रहण होता है फिर सूर्य ग्रहण होता है, फिर अगली पूर्णिमा को फिर चंद्र ग्रहण, मतलब 3 वो कहेंगे ग्रहण हम एक साथ देख सकते हैं, मतलब 1.5 महीने में। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सूर्य ग्रहण हमारा ये आखिरी सूर्य ग्रहण हाँ,
और ये आंशिक है, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है। ये भी मैं समझूंगी आपसे, ये आंशिक पार्शियल सूर्य ग्रहण या फिर आंशिक सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण किसको बोलते हैं, क्या है? देखिए इसमें साइंटिफिकली क्या मतलब है इसका? सूर्य ग्रहण को हम 3 या 4 मतलब 4 या 5 तरीके के सूर्य ग्रहण होते हैं। एक होता है आंशिक, मतलब कि जब सूरज जो है वो थोड़ा सा ढकेगा, चंद्रमा की जो शेडो, मतलब चंद्रमा एक अंश उसका ढकेगा, बाकी सूरज की लाइट आती रहेगी। और दूसरा होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा की जो डिस्क है सूरज को पूरा ढक लेती है। ठीक है। और ये तभी होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण में एक ये वो होता है। लेकिन कभी क्या होता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के हालात बन रहे हैं जी, लेकिन चंद्रमा काफी दूर है, तो क्या होगा, आंशिक हो जाता है। नहीं, तो वो एनुलर हो जाता है, मतलब कि उसको जो वो सूरज जो हमें एक सोने के कड़े के आकार का दिखेगा। मतलब जो चंद्रमा है बीचों बीच जब उसके आ जाएगा तो साइड से केवल साइड से सूरज चमकता हुआ दिखेगा। हाँ, सूरज बन गई। हाँ, उसको हम एनुलर इक्लिप्स बोलते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक जो चौथा वाला है उसको हम हाइब्रिड कहते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण को आप कहाँ पर हैं पृथ्वी पर वो उस बात पे निर्भर करता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण हर पृथ्वी पर एक साथ दिखाई नहीं देता चंद्र ग्रहण की तरह। क्योंकि अभी जब चंद्र ग्रहण हुआ, क्योंकि वो उसका ड्यूरेशन बहुत लंबा था, पृथ्वी पे जितने लोग रहते हैं 80% एरिया को उसने कवर किया था, 82% को लगभग। बट चंद्र ग्रहण हुआ था। लेकिन सूर्य ग्रहण में जो सूरज की जो वो कहेंगे जो पट्टी बनती है, बेल्ट ऑफ टोटलिटी जिसको हम कहते हैं, उसकी चौड़ाई डिपेंड करता है। अगर चंद्रमा बहुत दूर है तो 33-34 किलोमीटर चौड़ाई होगी जी। अगर आप उस पट्टी में हैं तो आपको पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। अगर आप उस पट्टी से बाहर हैं तो आपको आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। हाँ, लेकिन मतलब कभी हम लोगों की लोकेशंस पे भी डिपेंड करता है कि हम हैं कहाँ पे। सूर्य ग्रहण बिल्कुल लोकेशन पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि मतलब जहाँ दिन भी है और वो लोग बेल्ट ऑफ टोटलिटी में नहीं है जी, तो जो लोग उस बेल्ट ऑफ टोटलिटी में नहीं है वो अगर सूर्य ग्रहण देखेंगे तो उनको आंशिक ही सूर्य ग्रहण दिखाई देगा दोनों तरफ पट्टी के। सिर्फ वो जो पट्टी है जिसको हम बेल्ट ऑफ टोटलिटी बोलते हैं, जहाँ से वो गुजरेगी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 360 साल बाद वहीं पे पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है पृथ्वी के। हाँ, तो जो ये पट्टी है जहाँ से ये गुजरेगी वहीं पे पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। बाकी जो लोग इधर होंगे उधर होंगे उनको नहीं दिखाई देगा। तो ये और कई बारी जैसे मैंने कहा कि एक हाइब्रिड इक्लिप्स होता है कि आप पृथ्वी पर कहाँ हैं, एक जगह से आपको पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है, एक जगह से एनुलर दिखाई देगा, तो वो हाइब्रिड कहलाते हैं। अभी जो मेरे ख्याल से एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, आप कहाँ पर हो, कि हम कहाँ खड़े। सूर्य ग्रहण के लिए, चंद्र ग्रहण के लिए नहीं है ये। चंद्र ग्रहण पूरी पृथ्वी पर, सूर्य ग्रहण नहीं भी देख पाएंगे इस बार, तो वो भी लोकेशन की वजह से ही नहीं। हाँ, 2 कारण है इस बार। एक तो लोकेशन है, बेल्ट ऑफ टोटलिटी यहाँ से नहीं आ रही। अगर हम दिन में होते तो हम शायद आंशिक सूर्य ग्रहण देख पाते, लेकिन यहाँ पे भारत में उस वक्त रात होगी तो हम आंशिक भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सूरज ही नहीं देख पाएंगे तो ग्रहण देखने का मतलब ही नहीं है। इसीलिए देखा होगा ना इस बारी हमारे जो ज्योतिष के अनुसार सूतक नहीं लगा जी, क्योंकि हमें दिख ही नहीं रहा। ठीक है ना, इसका प्रभाव ही नहीं है। लेकिन एक चीज ये मुझे समझ में नहीं आती कि सूर्य ग्रहण को हम जब देखते हैं तो पृथ्वी के पूरे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। सूर्य ग्रहण तो हो ही रहा है ना, क्योंकि साल में भले ही देख नहीं रहा उसका मतलब अलग है, लेकिन हो तो रहा है पूरी पृथ्वी का। अगर असर होता है तो अब भी होना चाहिए, बदलाव तो हो रहे हैं। नहीं, अगर जैसे कि कहा जाता है, जो परंपराएं और जो प्रचलित मान्यताएं हैं वो ये कहती हैं कि सूरज का ग्रहण का असर होता है, तो अब भी होना चाहिए। पृथ्वी को एज ए सिंगल यूनिट आप देखिए तो वो जो किरणें हैं जिसको कहा जाता है कि खराब किरणें या नेगेटिव एनर्जी, वो तो आ ही रही है। हाँ। तो अब हम सूतक भी नहीं मान रहे क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा। तो यानी कि ये जो मान्यताएं हैं ये भी इस बात पर बनी कि दिखाई दे रहा है या नहीं जी। लेकिन हमारा जो ज्योतिष था, ज्योतिष शास्त्र जिसको कहते थे, वो एक टाइम कीपिंग का मैकेनिज्म था। उसमें ये वाली चीज़ें नहीं थी। अगर आप रामायण, वाल्मीकि की रामायण पढ़ें, उसमें जो बाल कांड में
जो राम के जन्म का जो जिक्र किया गया है वो नक्षत्रों के आधार पे किया गया, क्योंकि वही हमारे पास एक क्लॉक थी, घड़ी का टाइम तो थी नहीं। आज हम देखते हैं कि पृथ्वी पे इतने सारे टाइम जोन हैं, हाँ, समय है, लेकिन तब तो नहीं था। तो तब आप किसी के जन्म की जो वो है उसका जो क्या बोलेंगे तिथि, हाँ, कैसे करेंगे, तो नक्षत्र के हिसाब से होता था, क्योंकि वो एक बड़ा सेट मैकेनिज्म था कि सूरज तो उगना ही उगना है, हाँ, चांद आना ही आना है, और एक राशि जो है वो मतलब एक पर्टिकुलर स्थिति में होगी। 12 राशियों में से 12 महीने हैं, ठीक है ना, हाँ। तो इस तरीके से हमने किया। और दूसरा ये कि हमारा जो कैलेंडर था, एक चीज़ और जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है वो ये कि भारत जो है कृषि प्रधान देश रहा है। हम जो मानते थे, हमें वो जो नक्षत्रों का जो सारा ज्ञान था वो टाइम कीपिंग का था, सीज़न के बारे में कि कौन सा सीज़न कब आएगा, ये नक्षत्र हमें बताते थे। वो ज्योतिष से, उस ज्योतिष जो एस्ट्रोलॉजी जिसको आज हम कहते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं था उसका। वो बाद की डेवलपमेंट है, जब यूनानी आए तो वो अपने साथ इस तरह की एस्ट्रोलॉजी की प्लेनेटरी जो ग्रहों का कुछ प्रभाव मनुष्य पे होता है, ये उनकी थी, हमारा नहीं था। हमारा ज्योतिष शास्त्र था जो कि एक टाइम कीपिंग का मैकेनिज्म था, और हमें सीज़न के हिसाब से अपनी जो जानकारी है वो चाहिए होती थी, तो वो ग्रहों के और नक्षत्रों की चाल से हमें पता लगती है, जिसको हम पंचांग कहते हैं जी। पंचांग पूरा साइंटिफिक है, वो पूरा मतलब ऑब्जर्व करके देख के उसको बनाया गया है। उसमें जो जितने भी एंगल, जितनी भी गणनाएं आप देखेंगे, तो ये तो पूरी तरीके से एक तरीके से कैलकुलेशन है। पंचांग इज अ कैलकुलेशन ऑफ प्लैनेटरी पोजीशन जो हमें पृथ्वी से दिखाई देते हैं, चाहे वो नक्षत्र और जो हमें समय, मौसम सब बता रहे हो, सब बता रहे थे। क्योंकि जब वो नक्षत्र उस राशि में आएगा तो ये सीजन होगा, ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी, गर्मी शुरू हो जाएगी, आपको कौन सी फसल कब बोनी है, कब आपने कौन सा फेस्टिवल मनाना है, तो ये सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई थी, ना कि आपके ऊपर बुरा प्रभाव होगा, आपदाएं आएंगी, जैसे अभी बोलते हैं कि जब भी ग्रहण लगता है तो आपदाएं आती हैं। इसका कोई संबंध है? बिल्कुल नहीं। ग्रहण, मैंने कहा ना कि एक साल में 7 ग्रहण लगने ही मतलब लग सकते हैं, जिसमें 2 तो हमेशा लगते ही हैं। वो जिसमें अगर 7 में से 2 अगर 7 लग रहे हैं एक साथ, ऐसा भी हुआ है, अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो 7 ग्रहण लग सकते हैं, तो जिसमें 2 सूर्य ग्रहण तो होंगे ही होंगे। तो साल में इस बारी भी 2 सूर्य ग्रहण लगे, एक पूर्ण सूर्य ग्रहण था, ये आंशिक सूर्य ग्रहण है जी। अगर हम भारत से नहीं देखे वो बात दूसरी है, लेकिन पृथ्वी को अगर आप पृथ्वीवासी होके उसको देखते हो तो 2 सूर्य ग्रहण तो हम बहुत पास में ही देखे हैं। अभी 6 महीने में ही 6 महीने के अंतराल में हमने देख लिए। तो इस तरीके से इस सिनेरियो को समझने की जरूरत है। सर, एक और चीज़ देखी गई है, भारत में तो हम बोलते हैं कि ग्रहण लग रहा है तो आप देखो नहीं, लेकिन फॉरेन में कल्चर है कि वो ऑब्जर्व करते हैं, वो देखते हैं। भारत में भी शुरू हुआ है, मैं खुद उसका हिस्सा रहा हूँ। इसको लेकर भी मैं जानना चाहूंगी आपसे, देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, उसको लेकर भी लोग बोलते हैं अरे रे बाहर नहीं जाना, अरे रोड पे मत चलना उस टाइम जब सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। कितना सही है? नहीं, इसमें जैसे ये जो मान्यताएं हैं जी, मैं बताऊं कि 1984 में सूर्य ग्रहण हुआ था, 1984 या उसी के बाद है, और दिन में हुआ था, 2-2:30 बजे का टाइम था, 1 बजे से लेके 3-3:30 बजे तक शायद उसका टाइम था। तो दूरदर्शन ने एक फिल्म प्रसारित करी थी दोपहर को, चुपके, मुझे याद है अभी भी, इसलिए कि लोग घरों के अंदर रहे। हालांकि दूरदर्शन जो इक्लिप्स की जो स्टेजेस थी बीच में वो दिखा रहा था, लेकिन लोगों को जानकारी का कहें कि एक सावधानी के तौर पर कहा गया कि आप अंदर रहिए, उस ग्रहण को मत देखिए। वो वक्त था, तब शायद हमारे पास ग्रहण, सूरज को देखने के लिए कोई हैंडी इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं थे, लैब्स में थे, लैब्स अपने एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं थी। तभी दूरदर्शन भी उसका जो लाइव जो कहें कि टेलीकास्ट कर रहा था, लेकिन आम आदमियों को मना कर रहा था। लेकिन उसके बाद मैं कहूँ कि अच्छा, उसका भी तो कारण है क्योंकि सीधी आंखों से तो आप सूर्य ग्रहण नहीं देख सकते, चंद्र ग्रहण आप देख सकते हैं, सूर्य नहीं देख सकते। चश्मा लगा के नहीं देख सकते,
पानी में उसका रिफ्लेक्शन नहीं देख सकते, क्योंकि बड़ी सारी वो कहें कि तरीके जो हैं वो प्रचलित थे, हालांकि उसमें से कोई भी सेफ नहीं था। लेकिन उसके बाद 84 के बाद जितने भी इक्लिप्स हुए, हमारे वैज्ञानिक विभागों ने और बहुत सारे जो क्लब्स थे, एनजीओज थे, उन लोगों ने ये कोशिश करी कि लोगों को घर से बाहर निकालो, उनको ये अद्भुत नज़ारा दिखाओ। और उसके लिए ज़रूरत था कि हमारे पास कुछ सेफ्टी मेजर्स होना चाहिए, तो उसके लिए हमने वो चश्मे बनवाए जी। जो एक माइलर फिल्म होती है जिसमें कि सूरज को अगर आप देखेंगे उससे चश्मे पे उसको लगा के, तो सूरज की रोशनी को 1 लाख गुना कम कर देती है वो। तो सूरज जो है आपको चंद्रमा की तरह ठंडा दिखाई देगा। हाँ। तो वो देख के आप सूरज को, ग्रहण को देख सकते हैं। तो उसके बाद देखो कि जितने भी ग्रहण हुए, चाहे हमारा जितने भी प्लानिटेरियम है और जितने भी एनजीओज हैं, जितने भी साइंस क्लब्स हैं, सब इसको लोगों को कम्युनिटी व्यूइंग के तौर पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें मतलब वो खाना भी खा रहे हैं। इक्लिप्स टूरिज्म हो गया एक तरीके से। उसको बोलते हैं कि इक्लिप्स टूरिज्म, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में थोड़ा बहुत पहले से वो कल्चर अडॉप्टेड, बहुत पहले से तो नहीं, लेकिन हाँ अभी हुआ। और इस बारी तो याद हो कि अब मतलब जो सूर्य ग्रहण हुआ था, उसको मोदी जी ने भी देखा था चश्मा लगा के, वही वो माइलर फिल्म वाला चश्मा है जो आपको लगा के देखना है। तो ये जो मतलब इन कहीं की प्रचलित मान्यताओं से हमें बाहर आना पड़ेगा। एक नज़ारा है जो बहुत रेयरली होता है, कभी-कभी उसे हमें देखना चाहिए। और उसमें जो सीक्वेंस बनती है वो, मतलब मैं कैसे बोलूँ कि मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो गए हैं कि जब मैंने उसको पहली बार देखा था। हालांकि अभी मैं आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने 2-3 बारी पूर्ण सूर्य ग्रहण का नज़ारा जहाँ उस बेल्ट ऑफ टोटलिटी में गए, एनुलर भी हमने देखा, क्योंकि अब हमने पूरा नेशनल कैंप किया था। अच्छा, कैसा लगता है सर फर्स्ट एक्सपीरियंस? जरा मैं बहुत था, गजब था वो, गजब था। मुझे लग ही नहीं रहा था इतने बदलाव हो रहे हैं। हाँ, उसमें हमने ना एक बहुत बड़ी वाइट शीट बिछाई थी, जिसमें वो जो शैडो बैंड्स जिसको हम कहते हैं, कि जैसे जब पार्शियलिटी में आता है सूरज तो टेम्परेचर कम होगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर कम होने से और जो लाइट छन के आ रही है और वो टेम्परेचर कम हो रहा है, तो हम देखते हैं कि ना नीचे जैसे कि बादलों की एक लहर चल रही है वो चादर पे। वो एक डर का माहौल क्रिएट करता था कि ये क्या हो रहा है सडनली। और फिर ये कि जो आपके एनिमल बिहेवियर, बर्ड्स जो है वापस जा रहे हैं। अगर आप ऐसी जगह में हो जैसे जंगल में, अगर आपने कैंपिंग करी, तो आप देखेंगे कि बर्ड्स जो है वो वापस वो काफ़ी प्रोमिनेंटली नज़र आता है कि बर्ड्स वापस कंफ्यूजन स्टेट में इधर उधर घूम रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। और जानवरों का भी यही है, डोमेस्टिक जो जानवर होते हैं। और हमारी जो फिल्म्स हैं उनमें कई बार दिखाया जाता है ना, टीवी सीरियल्स में भी, कि जब पूर्णिमा होती है या जब ग्रहण लगता है तो ही वो बाबा सब बाहर आते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं। मुझे लगता है ये यहाँ से भी थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हल्का सा कहीं किसी ना देखो वो क्या है, वो एक जो डर वाला फियर अपील और जो दूसरा कहें कि जो ये क्या कहते हैं कि इसको लेके जो मिथ और सुपरस्टिशंस जो बने हैं, डर जो बना है, उसको इन चीज़ों ने और बढ़ाया। क्योंकि ये हॉलीवुड में भी और बॉलीवुड में बड़ी फिल्में बनी हैं। जिस दिन वो कोई सीरियल किलर जो है ना, हॉलीवुड में बहुत फिल्में बनती है, इंडिया से ज़्यादा बनती है। वैम्पायर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। वो पूर्णिमा का या चंद्र ग्रहण का। लेकिन अगर वेस्टर्न कल्चर में देखें तो वहाँ पे शेक्सपियर के 3 प्लेज में ये रेफरेंस आया है जहाँ पे इक्लिप्स का जिक्र उसने किया है। और वो एक बुरा समय लेके आ रहा है कि डेथ ऑफ किंग, राजा की मौत हो रही है, माहौल ही दिखा रहा है, उसका सिग्निफिकेंस है। हाँ, बट वो ड्रामेटाइज करने के लिए, एक ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए किया है, उसको हम रियलिटी तो नहीं मान सकते। तो कहीं ना कहीं वो जो फियर है वो परकुलेट किया है आदमियों में, इंसानों में, और वो काफ़ी टाइम तक चला। हालांकि अभी नहीं है, लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ कि एक डोमिनेटिंग ग्रुप ऑफ लोगों का है जो उसका कुछ ज्योतिष, फलित ज्योतिष को जोड़कर उसको देखते हैं, बताते हैं कि किस राशि पे क्या प्रभाव होगा, वो बुरा होगा, अच्छा होगा। और ये क्योंकि अभी अगर हम इंडिया में देखें
तो हमारे लिए ये एक अलग किस्म का कहीं की एक्लिप्स का सीरीज़ था, क्योंकि हम ये पितृपक्ष चल रहे हैं, हम लोग अपने जो पूर्वज हैं उनका आह्वान करते हैं। ये एक परंपरा है, इसको साइंटिफिकली देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ये थैंक्स गिविंग एक तरीके की सेरेमनी है, और ये हर रिलीजन में है, इस्लाम में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है। और हमें 15 दिन मिलते हैं, और वो भी बड़ा साइंटिफिकली कि जिस दिन तिथि के हिसाब से जिसकी मृत्यु हुई है उसका श्राद्ध उसी दिन करना होता है, तो 15 दिन के अंदर वो सारे तिथि आ जाती हैं। तो वो जो ग्रहण जो है, पितृपक्ष जो लगता है वो पूर्णिमा के दिन शुरू होता है, उस दिन भी चंद्र ग्रहण था उस दिन, और 15 दिन का पितृपक्ष होता है। अमावस्या को खत्म होता है, अमावस्या का श्राद्ध होता है, जिसमें हम जितने भी भूल चूक वाले पितृ हैं उनके लिए हम ऑफरिंग देते हैं, और उनको बोलते हैं कि आप वापस जाओ, अगले साल आना। ये हमारी परंपरा का हिस्सा है, इसको साइंस के नज़रिए से देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करते हैं तो करिए, नहीं करते, क्योंकि जनरली ये जो परंपरा थी, ये देखा जाए तो फ्यूडलिस्टिक समाज की एक है कि आपको अपने एंसेस्टर से इतनी प्रॉपर्टी मिली है, इतने जो इनहेरिटेंट आपने किया है, तो जब वो गए तो आपका भी कुछ बनता है, उनके लिए फर्ज बनता है, कुछ उनको याद किया जाए, और याद करने के स्वरूप में ही एक प्रथा है। तो अब जब खत्म हो रहा है, तो अमावस्या के दिन खत्म हो रहा है, उस दिन भी एक एक्लिप्स लग रहा है। तो ये वक्त जो है कोइंसिडेंस या कहें संयोग, ये काफ़ी सालों बाद है, मोर देन 100 ईयर्स। तो इसलिए मतलब कहें कि कुछ लोगों ने इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया, लेकिन ये कोई वो नहीं है। ये तो एक, जैसे मैंने कहा कि एक क्लॉक सिस्टम है जो हमने डेवलप करा नक्षत्रों को देख के, और नक्षत्र भी यहाँ से हमें दिखता है कि वो एक ग्रुप ऑफ स्टार है जी। वो भी ऐसा नहीं है, वो स्टार भी अलग अलग हैं, बहुत दूरी पर हैं एक दूसरे से, क्योंकि नीचे से देखने पे हमें वो लगता है कि वो एक आकृति बना रहे हैं, शेर की बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर हैं, और उनके बीच में और लाखों अरबों खरबों तारे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनकी जो लाइट इंटेंसिटी है या उनकी जो दूरी है वो और ज़्यादा दूर है। तो इसलिए उसका जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है वो बहुत कहें कि बहुत बढ़िया है। वो टाइम कीपिंग का, जब हमारे पास घड़ी नहीं थी, हमने एक मैकेनिज्म डेवलप कर लिया, पूरा साइंटिफिक था, लेकिन बाद में उसमें जो कहें कि थोड़े किस्म के विकार, मैं कहूँगा कि आगे कि उसको हमने ज्योतिष, फलित ज्योतिष से जोड़ दिया, और उसको फिर क्या है रत्नों से भी जोड़ दिया कि आप ये धारण कर लो तो ये हो जाएगा, जो कि वो भी हमारा पहले हिस्सा था। मतलब इन सब से कुछ नहीं होता कि ना, ये आप ये पहन लो, ये पहन लो, ये अंगूठी पहन लो, स्टोन की अंगूठी पहन लो। क्योंकि ये देखिए कि ये रत्न क्या थे कि पहले लोग प्रॉपर्टी, अगर आपको लग्जरी का एक जरिया है, लग्जरी स्टेटस दिखाने का, तो उसमें तो मुझे नहीं लगता कि उनको पता था कि ये मैं पीला वाला पहनूंगा तो ही मेरे को फायदा होगा। उनको पहनना है, जो अच्छा लगा अंगूठी में पहना, गले में पहना। पुराने चित्र देखो या किसी भी पौराणिक जितनी भी आप सीरियल देखते हैं, उसमें सबने इतने सारे जेवर पहने होते हैं, आदमी है या औरत है, तो वो एक हमारी परंपरा का हिस्सा था, या कह सकते हैं कि उस वक्त की वो एक स्टाइल थी, लेकिन उसके बिना स्टेटस आप अपना नहीं शो कर पाते। जैसे आजकल आप आईफोन लेके चल रहे हो, तो दैट इज, अभी देख रहे हैं ना, कल कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी दिल्ली में, पहले रात 12 बजे सब बैठे थे। तो लेकिन जब उसकी मार्केट उस तरीके से खत्म हो गई, तो आपने एक नया तरीका निकाल दिया कि इसको धारण करो, अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं, वही फिर से फियर अपील, हाँ, फियर अपील का इस्तेमाल, बिल्कुल हर चीज में। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग अभी एग्रेसिव मार्केटिंग हो रही है, मार्केटिंग शुरू से होती थी, क्योंकि अर्थ जो है उसके बिना ना देश चल सकता है, ना हम चल सकते हैं, ना व्यापार चल सकता है, ना देश की समृद्धि हो सकती है। तो नए नए तरीके निकाले जाते हैं, तो ये उसी का मैं तो एक हिस्सा मानता हूँ, मेरी अपनी ओपिनियन है, कोई चाहे एग्री करे ना करे, बट ये दिस इज़ माय ओपिनियन कि ये एक वक्त में शुरू हुआ होगा, किसी ने सोचा होगा कि ये एक बहुत अच्छा बेचने का तरीका हो सकता है, क्योंकि हाँ, अब तो इसकी कोई यूटिलिटी, क्योंकि नीड क्रिएट करना भी अपने आप में एक क्या बोलते हैं, आर्ट है ना। हाँ बिल्कुल, तो वो कुछ इस तरीके का हुआ होगा। सूर्य ग्रहण पे तो हमने बहुत सारी चीज़ें आपसे समझी। आपने कहा आदित्य मिशन भेजा हुआ, आदित्य मिशन,
सूर्य कितना ताकतवर है, कितनी ऊर्जा है सूर्य में, एक बार सूर्य भी समझना चाहूंगी आपसे। अभी तक हम क्या स्टडी कर पाए हैं सूर्य पे? देखिए, सूरज जो है ना वो एक तारा है, हमारे सबसे नज़दीक तारा है, और वो अपनी आधी उम्र जी चुका है। सूर्य अपनी आधी उम्र जी मिडिल एज स्टार है वो, मतलब उसकी उम्र आधी ही बची है। तभी आपने सुना होगा ना कि तो फिर उसके बाद क्या होगा? हाँ, जो सूरज है वो रेड जॉइंट में बदल जाएगा, क्योंकि आपने चंद्रशेखर लिमिट के बारे में सुना होगा कि जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था, कि एक स्टार कब तक स्टेबल रहता है। तो जब उसका मास जो है वो इतना कम हो जाएगा कि वो उसको इकट्ठा करके नहीं रख पाएगा, तो वो ब्लोड हो जाएगा, बिखर जाएगा, और धरती भी उसमें आ जाएगी। तो तब ये हमारा सोलर सिस्टम सारा खत्म हो जाएगा। यानी जब सूर्य बिखरेगा तो फिर धीरे धीरे धरती भी वो फैलेगा, और फिर धरती भी उसके रेंज में आ जाएगी। तो अभी क्या सूर्य फैल रहा है? नहीं, अभी वो स्टेबल है। और मैंने कहा ना, अभी आधी उम्र ही पूरी हुई है, तो हम अभी उसकी आधी उम्र बाकी है। अभी तक भी बहुत बदलाव हो गए होंगे, जब स्टार वो डेवलप हुआ होगा। हाँ, स्टार मतलब ऐसा है कि आप ये एक कोई भी स्टार को अगर आप जब नीचे यहाँ पृथ्वी से देखते हैं जी, तो अगर वो आपको ब्लू कलर दिख रहा है तो वो नया स्टार है, क्योंकि स्टार बनते रहते हैं जी, ठीक है ना। अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप की पिक्चर आई थी कि उन्होंने बोला कि कहाँ से स्टार पैदा हो रहे हैं, वो फोटो ली है उन्होंने उस जगह की, ठीक है ना। यानी जब सूर्य जब जन्मा होगा तो वो भी क्या नीले रंग का ही उस टाइम नीले रंग का होगा, जब शुरुआत हुई थी उसकी। कोई भी स्टार होगा जो आकाश में देखो आपको, यानी आधी उम्र वो जी चुका है। आपको नीले दिखेंगे, पीले दिखेंगे, या लाल से दिखेंगे। लाल जो है वो अंत पे है, बस दिया बुझने वाला है। बट वो टाइम स्केल में, हमारे टाइम स्केल में वो बहुत लंबा टाइम होता है। तो अभी तो करोड़ों अरबों खरबों साल बचे हुए हैं सूरज के वो एनर्जी को उसको ख़त्म होने में। जिस स्पीड से जल रही है उसको अभी इतने करोड़ों सालों में वो आधा ही ख़त्म हुआ है, तो अभी आधी उम्र उसकी बची हुई है। कहते हैं कि कलयुग का अंत होगा, तो वो मुझे नहीं पता। आप मानते हैं उसे? विज्ञान मानता है उसे? देखिए, वो जो एक युग का अंत होता है, फिर एक युग शुरू होता है। हाँ, अब ये जो है ये उसी का प्रतीक है, सूर्य की आधी उम्र। क्या ये विज्ञान मानता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये जो है मतलब फिर वही आदत है, ये परंपराओं का हिस्सा है। ये हम भारतवर्ष में मानते हैं, बाकी जगह तो कहीं सतयुग, कलयुग और द्वेता युग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये हमारी मान्यताएं हैं। और जैसे मैंने कहा कि उस वक़्त जब हमारे पास टाइम कीपिंग का कोई और मैकेनिज्म नहीं था, तो बहुत सारे थॉट प्रोसेस आए। सब लोगों ने अपने अपने अलग अलग व्यू दिए होंगे उस वक़्त, और जो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लोगों को लगा होगा ज़्यादा बेटर है, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया जी, ठीक है ना। तो वो अब ये देखिए कि हमारे वेदों में, पुराणों में जो कहानियाँ किस्से हैं, उसी में ये जिक्र आता है जी। जो साइंटिफिक डॉक्यूमेंट जिसको, जैसे वेद है, ऋग्वेद में अगर हम देखें, ऋग्वेद में ज्योतिष शास्त्र जी, जिसको हम आज ज्योतिष विज्ञान कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी नहीं जी, ठीक है ना जी। तो उसका पूरा जिक्र है। जो जितने भी सूत्र हैं वो सारे हमारे को कॉन्स्टेलेशन, ये ज़ोडिएक साइन और जो ग्रहों की स्थिति के बारे में बताने, उसमें कहीं इसका असर ये होगा, कहीं वो नहीं है। वाल्मीकि ने जो रामायण में, मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो रामचंद्र जी के जो जन्म का समय उन्होंने नक्षत्रों के हिसाब से दिया है, वो वहाँ से उन्होंने उनको सोर्स मिला होगा ऋग्वेद से, डेफिनेटली मैं ये कह रहा हूँ। तो वो एक टाइम कीपिंग का मैकेनिज्म था, ना कि लोगों को डराने का और तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो जो फियर है वो जो क्रिएट करा वो चले ही आ रहा है। और वो उसके साथ देखिए कि वो डूज एंड डोंट ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ों, सेलेस्टियल बॉडीज़ के साथ तो बहुत जोड़ दी है। कभी ग्रहण है, कभी शनि की वक्र चाल है तो आपके ऊपर बुरा असर हो रहा है, कभी मंगल इधर हो गया तो वो दिक्कत है। ये जो ग्रहों की स्थिति है ये तो अपने हिसाब से चल रहे हैं, और इनकी कैलकुलेशन ऋग्वेद के टाइम से, ऋग्वेद में मेंशन है ठीक है ना। लेकिन उसमें कहीं ये मेंशन नहीं है कि ये आप पे भारी होगा, हल्का होगा, ये धारण कर लो, ये दान कर दो। ये सब बाद में ऐड ऑन हुआ है।
जी। और आज भी साइंस जो है, अगर साइंस इस तरीके से सोचने लगे तो कैसे प्रोग्रेस करेगी। हम मंगल पे जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, हम विनस पे जाने की बात कर रहे हैं, तो अगर वो सब हल्के भारी हैं तो फिर हम मतलब कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है उस चीज में बिलीव करता है कि उसका मंगल भारी है और वो मंगलयान पे काम कर रहा है, तो सोचिए उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। क्या आप इन चीजों को लेके आधुनिक विज्ञान के साथ क्या चल सकते हैं? तो कहीं ना कहीं हमें परंपराओं को मान सकते हैं जी। लेकिन परंपराओं का जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो हमारी प्रोग्रेस को रोकता है जी। तो जिस दिन प्रोग्रेस रुक जाएगी, कुछ थोपी हुई चीजें जैसे, हाँ, वो चले आ रही हैं, मतलब कहीं बैठे हुए हैं दिमाग में। मैं ये कहता हूँ कि आपके घर में कोई परंपरा है, अगर वो आपको एक हार्मलेस परंपरा है, करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कंटिन्यूटी हमारी लाइफ में चाहिए, वो हमें प्रोवाइड करती है। लेकिन आपकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं। रिलीफ आपको, मान लीजिए कोई एक नेचुरल डिज़ास्टर हो गया और आपको रिलीफ इमीडिएटली पहुंचानी है और आप मंगल, शुक्र और भारी और उसके चक्कर में पड़े हो, तो इतने सारे लोगों का जो जिसमें आप हेल्प कर सकते हैं आप नहीं कर पाएंगे। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर वो मानने में, अगर किसी को अंगूठी पहननी है पहन ले, अगर उसको वो एक साइकोलॉजिकल लेवल पे सेटिस्फेक्शन देता है, लेकिन उसके लिए भी ये हो जाता है कि वो डर तो आपका रहा ना। हमें उस डर से निकलना है कि मैं पहनूं ना पहनूं, ये मुझे पता होना चाहिए कि ये इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प मी, ये मैं ही हूँ, ये मेरा ही कॉन्फिडेंस है, मेरी विल पावर है जो काम कर रही है, ना कि ये अंगूठी। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपने कोई अंगूठी पहनी तो अब तक आपकी लाइफ में कोई चीज नहीं आ रही, अच्छा इससे आ जाएगी, तो आप एक तरीके से मेहनत से भी तो भाग रहे हो। बिल्कुल, हम भारतवर्ष में कर्म की जो फिलॉसफी है, गीता जो बोलती है, वो प्रधानता उसको दी गई है। अगर भाग गई सब कुछ है तो फिर कर्म का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए कि अगर आपको भूख लगी है, आपके भाग्य में होगा तो खाना कोई दे जाएगा, नहीं तो नहीं देगा। क्या ऐसे होता है? तो वही मैं कह रहा हूँ कि तो आपको खुद उठ के जाके अपने कर्म करना ही पड़ेगा जी। कर्म करना ही पड़ेगा। निष्काम कर्म की हम बात करते हैं कि जिसमें कि आप उससे अटैच होके नहीं कर रहे, वो बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, लेकिन उसको हम जब एक गलत परिप्रेक्ष्य में गलत इंटरप्रेट करते हैं, जो उन परंपराओं को जिनका कोई अभी यूटिलिटी नहीं है, कोई वैलिडिटी नहीं है, जब हम उनको कंटिन्यू करने के लिए उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, वो गलत है, वो गलत है। वो हमारे कहीं ना कहीं इंडिविजुअल प्रोग्रेस में भी और नेशनल प्रोग्रेस को भी रोकता है, क्योंकि वो एक हम हास्य के पात्र बन जाते हैं। और यहाँ तक कि भारतीय संविधान भी कहता है कि कोई भी चीज़ अगर आप करें तो सवाल पूछें, साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्डअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर नागरिक को। देखिए खुद हमारा संविधान ही इस चीज़ को प्रमोट करता है। हाँ, आई थिंक आर्टिकल 51 जी, हाँ बिल्कुल, जो ह्यूमनिज्म, साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने की बात करता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है। का आप सवाल पूछो, अगर ऐसा है तो क्यों है, क्या कारण है। बिल्कुल, तो देखिए वही चीज़ें हमने जानी भी यहाँ पर कि सूर्य ग्रहण अगर है तो क्यों है, उसका क्या असर पड़ेगा। और देखिए जैसे सर ने कहा कि कोई भी ऊर्जा नकारात्मक या सकारात्मक नहीं होती, विज्ञान के हिसाब से, विज्ञान नहीं मानता उस चीज़ को, ऊर्जा होती है। और कुछ ऐसे ही है, सूर्य ग्रहण से जो किरणें निकलती हैं वो भी ऊर्जा ही प्रदान करती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ। तो देखिए भ्रम में पड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। विज्ञान क्या कहता है ग्रहण को लेकर वो आपने समझा, उससे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कई जगहों पे लोग सूर्य ग्रहण देखने भी जाते हैं। अगर आप भी देखना चाहते हैं, देखिए यहाँ दिखेगा तो नहीं, लेकिन टीवी के जरिए आप ज़रूर यहाँ पर देख सकते हैं। नासा की शायद वो डायरेक्ट लाइव वो करेंगे और वो फ्री है, एक्सेसिबल है। आप नासा गूगल पे टाइप करिए तो आपको वो कनेक्ट कर देगा और आप देख सकते हैं लाइव उसका जो प्रसारण है वो लोग शायद कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे जो ये होंगे प्लानिटेरियम है, तारामंडल, वहाँ पे भी देख सकते हैं। और वो भी शायद अपने यूट्यूब चैनल या और सोशल मीडिया के जरिए इसका टेलीकास्ट करेंगे जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बीके त्यागी जी, आप आए। और ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो जानने थे, लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर किस तरीके से सोचना है। वही है ना कि आप जब तक पूछेंगे नहीं, आपको उन चीज़ों के जवाब भी नहीं मिलेंगे, आप कंफ्यूजन में कहीं ना कहीं रहेंगे। तो मेरे हिसाब से मतलब आपको पर ये अभी तो हम ये नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो अगले आने वाले आंशिक और एनुलर और जो कहें कि वलाकार, जिसको हम एनुलर बोल रहे हैं, और पूर्ण सूर्य ग्रहण जो आने वाले समय में मेरे ख्याल से ऑलरेडी आप लिस्ट देख सकते हैं। वो अगले साल ही शायद देख पाएंगे, क्योंकि ये तो शायद आखिरी सूर्य ग्रहण है इस साल का।
हाँ। मतलब नेक्स्ट ईयर का हमें इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए। थैंक यू।